नमस्कार, मैं कमलेश चौधरी, टीम फिजिक्स सीएलसी सीकर से। सीएलसी की तरफ से हर विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए पीवाईक्यू सीरीज लॉन्च की हुई है। जे एडवांस की इस सीरीज में हम पीवाईक्यू 2020 से लेकर 2024 तक के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं जे एडवांस 2022 का पेपर 2 का फिजिक्स का सॉल्यूशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जे एडवांस 2022 पेपर 2 सेक्शन 1 के अंदर 8 सिंगल डिजिट इंटीजर क्वेश्चंस है 0 to 9 जिनके आंसर्स होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है पार्टिकल मास 1 kg का एक कोई फोर्स इस पे लग रहा है F इक्वल्स टू माइनस के एक्स आई कैप प्लस वाई जी कैप। के की वैल्यू 1 है, टी बराबर 0। पार्टिकल की पोजीशन 1/√2 आई कैप प्लस √2 जे कैप है। वेलोसिटी पार्टिकल की कुछ इस तरह से वेरी होती हुई इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है। Px Vy डिनोट कर रहे हैं xy कंपोनेंट पार्टिकल की वेलोसिटी के। तो z इक्वल्स टू 0.5 मीटर पे इसकी वैल्यू बतानी है कि ये वैल्यू कितनी आएगी। तो देखिए पार्टिकल की जो पोजीशन है, कोई भी अगर मैं जनरल पोजीशन x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप कंसीडर कर लूं और z एक्सिस से इसकी अगर मैं पोजीशन या डिस्टेंस कंसीडर करूं तो z एक्सिस से अगर डिस्टेंस कंसीडर कर रहा हूं तो ये वाला पार्ट रहेगा। फोर्स को देखोगे तो फोर्स भी इसी पोजीशन के टर्म में लिखा हुआ है। तो अगर मैं इसको r लिख दूं तो फोर्स जो है वो लिखा हुआ है कुछ माइनस के r की जैसे। r z एक्सिस से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस पॉइंट की, इस तरह से लिखा हुआ है। तो अगर r की डायरेक्शन में ये फोर्स आ रहा है तो z एक्सिस के अबाउट इसका टॉर्क अगर मैं लिखूंगा r क्रॉस f, पैरेलल हो गए, एंटी पैरेलल हो गए r और f, तो यहां से टॉर्क की वैल्यू आएगी अबाउट z एक्सिस 0। तो z एक्सिस के अबाउट इसका टॉर्क 0 है, तो z एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम हम कंजर्व बोल सकते हैं, कांस्टेंट बोल सकते हैं। तो z एक्सिस के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम जितना पहले है उतना बाद में है। तो z एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम के लिए लिख सकता हूं इनिशियली L इक्वल्स टू r क्रॉस p, ये इसका एंगुलर मोमेंटम में होगा। तो z एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम टोटल एंगुलर मोमेंटम r क्रॉस p कैलकुलेट करेंगे तो ये जाएगा i j k। और इनिशियल पोजीशन दे रखी है इसकी, इनिशियल पोजीशन है 1/√2 और √2 0। और इसका इनिशियल जो मोमेंटम दे रखा है, वेलोसिटी दे रखी है, मास है 1 kg, तो मोमेंटम यही आ जाएगा -√2 प्लस √2 2/पाई माइनस √2 प्लस √2 और पाई 2/पाई। ये इसका इनिशियल एंगुलर मोमेंटम है। और किसी भी पोजीशन पर, जनरल पोजीशन पर जब ये किसी x y z पे पहुंच गया तो x y z की वैल्यू बोल रखी है इसमें क्वेश्चन में 0.5 पाई, तो z की वैल्यू 0.5 पाई। और उस टाइम पर वेलोसिटी कुछ vx vy और vz। अब z एक्सिस के अबाउट जितना एंगुलर मोमेंटम पहले, z एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम यहां से कैलकुलेट कर सकता हूं, ये वैल्यू आ जाएगी 1 और माइनस माइनस प्लस 2 k कैप z एक्सिस के अबाउट ओनली। अब z एक्सिस के अबाउट आ जाएगा ये x vy प्लस y vx k कैप। ओनली z एक्सिस को कंपेयर कर रहा हूं क्योंकि केवल z एक्सिस के अबाउट इसका टॉर्क 0 था। तो यहां से वैल्यू आ जाएगी इसकी, यहां पर 3 वैल्यू आ जाएगी, यही पूछा था, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी यहां पर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेडियो एक्टिव डीके चेन रिएक्शन है, 230-90 थोरियम दे रखा है, न्यूक्लियर डीके हुआ पोलिनियम के अंदर। तो रेशियो ऑफ नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल और बीटा माइनस पार्टिकल जो इमिट हुए हैं इस प्रोसेस में, वो रेशियो पूछा हुआ है। तो ये न्यूक्लियर रिएक्शन अगर हम बैलेंस करें एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नंबर से, तो उससे हम इनकी वैल्यूज बता सकते हैं। तो इसमें मान लेते हैं कि कुछ n अल्फा पार्टिकल निकले हैं, अल्फा पार्टिकल मतलब हीलियम न्यूक्लियस, प्लस m मान लेते हैं यहां पर ये बीटा माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन निकले हैं जिसका एटॉमिक नंबर -1, मास 0, चार्ज बोल सकते हो, चार्ज इसका -1। बैलेंस करेंगे तो यह आ जाएगा 230 इक्वल्स टू 214 प्लस n टाइम्स इक्वल्स टू n टाइम्स 4, तो ये प्लस यहाँ पे, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1430 16/4, तो n की वैल्यू 4 है यहाँ पे। ये तो आया, हमने एटॉमिक मास नंबर बैलेंस किया। चार्ज बैलेंस करें या एटॉमिक नंबर बैलेंस करें तो 90 इक्वल्स टू 84
प्लस 4 ये आ चुका था तो 8 माइनस m, तो ये हो गया 90 माइनस 84 माइनस 8, ये माइनस m की वैल्यू आ जाएगी, तो ये था प्लस 6 माइनस 2, तो m इक्वल्स टू 2 आ गया। और इनका रेशियो पूछा हुआ था तो 4/2, इनका रेशियो 2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो रेजिस्टेंस है R1 x ओम और R2 1 ओम। R1 x ओम दे रखा है, ये दे रखा है 1 ओम। वायर है AB, यूनिफॉर्म यहाँ पर रेजिस्टिविटी दे रखी है वायर की, और रेडियस जो है वायर की वेरी हो रही है लीनियरली 0.2 mm से 1 mm तक। इस वाले एंड पे 0.2 mm रेडियस है, यहाँ पर 1 mm रेडियस है। गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है वायर के सेंटर से 50 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच एंड along its axis show zero deflection when A and B are connected to the battery value of X। तो बिल्कुल मिड पॉइंट पर गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन दे रहा है, तो इसमें पूछा हुआ है कि ये X रेजिस्टेंस कितना है। तो देखिए इसमें ये जो इस तरह का कोनिकल पार्ट बन रहा है, इस कोनिकल पार्ट का रेजिस्टेंस हम एक एलिमेंट लेके कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसका रेजिस्टेंस आता है R इक्वल्स टू रो L इस पार्ट की लेंथ अपॉन A आ जाता है पाई AB के बराबर। A मतलब ये वाली रेडियस और ये वाली रेडियस का मल्टीप्लीकेशन। अब जो इस रेजिस्टेंस इसको R3 और R4 बोल दूं, तो इनका रेशियो और इनका रेशियो व्हिटस्टोन ब्रिज बराबर बोल सकता हूं, तो R1 बाय R2 इक्वल्स टू R3 बाय R4। और ये रेजिस्टेंस कुछ इस तरह से आएंगे, ये लेंथ 50 है, ये भी लेंथ 50 है, तो जब इनका रेशियो लेंगे R1 की वैल्यू X, R2 की वैल्यू 1 ओम, R3 रो रेजिस्टिविटी सेम है, लेंथ दोनों की सेम है, एरिया पाई A ये वाला एंड की रेडियस और ये वाले एंड की रेडियस कुछ B बोल देता हूं, अपॉन इस सेकंड वाले पार्ट का रेजिस्टेंस रो सेम लेंथ पाई रेडियस, इस वाली रेडियस को हमने B बोला हुआ है, उस वाले एंड पे रेडियस C कंसीडर कर लो, ये आ जाएगा। तो इससे ये कैंसिल हो गया, पाई B भी कैंसिल हो गया, तो ये आ गया C बाई A, और C की वैल्यू उधर वाली रेडियस दे रखी है 1 mm और इधर वाली रेडियस थी 0.2, तो इससे x की वैल्यू आ गई 1/0.2, तो 1/0.2 हो गया 10/2 5 ओम, ये x रेजिस्टेंस आ जाएगा 5 ओम के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, in a particular system of unit physical quantity can be expressed in the term of electric charge E, electric mass, electron mass, Planck's constant और Coulomb's constant K, where epsilon naught permittivity of vacuum in the physical constant dimension of the magnetic field कितना होगा इनके टर्म में, वो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और डेल्टा पूछा हुआ है। तो B मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट लिख देते हैं, डायमेंशन लिख देते हैं पहले। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन में बोल सकता हूं F इक्वल्स टू QVB, सिंपल से फॉर्मूले से, तो F बाई QV, ये मैं डायमेंशन लिखूंगा इसकी मैग्नेटिक फील्ड की। और फिर इलेक्ट्रॉन चार्ज है ही, चार्ज की डायमेंशन Q ही लिख रहा हूं मैं, करंट इनटू टाइम भी लिख सकते हैं लेकिन चार्ज Q रहने दो। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन M रहेगा ही, डायमेंशन M है, और H प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट को लिख सकते हैं एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी, यहां से डायमेंशन लिख देंगे। K की वैल्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स K Q1 Q2 बाई R से K की डायमेंशन आ जाएगी फोर्स इंटू R स्क्वायर बाय चार्ज का स्क्वायर, ये डायमेंशंस यहां से लिख रहे हैं। तो B के लिए लिख दिया फोर्स M, L और L नीचे माइनस हो जाएगा, T -2, इसके लिए फोर्स के लिए नीचे एक T -1, तो -1 यहां पे आ जाएगा M, और ये चार्ज आ जाएगा -1, तो फोर्स बाय वेलोसिटी ये वैल्यू आ गई। और ये B की डायमेंशन थी इक्वल्स टू चार्ज की डायमेंशन Q है ही, उसकी पावर दे रखी है अल्फा, मास की डायमेंशन M, बीटा, और प्लैंक्स कांस्टेंट एनर्जी ML2T -2, फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड, तो T आते ही ये हो जाएगा -1, तो ML2T -1 रेज़ टू पावर गामा। और लास्ट वाला था यहाँ पर K की डायमेंशन आ जाएगी फोर्स ML T-2, तो एक 2 और आ जाएगा 3 ML3 T-2 डिवाइड बाय चार्ज Q स्क्वायर, इसकी पावर डेल्टा। अब यहां से कंपेयर कर सकते हैं, M की पावर इधर है 1 और इधर M की पावर है बीटा, M की पावर है प्लस गामा,
m की पावर है प्लस डेल्टा ये, फिर m l की पावर है इधर 0, l की पावर है इधर 2 बीटा 2 गामा, l की पावर है 3 डेल्टा यहां पर। तो ये l की पावर कंपेयर करने पर, t की पावर कंपेयर करें इधर -1 है, t की पावर यहां पे है माइनस गामा और t की पावर है यहां पर -2 डेल्टा। फिर चार्ज की पावर इधर है -1, इधर चार्ज की पावर है अल्फा और चार्ज की पावर यहां पर है -2 डेल्टा। तो ये हमारे पास 4 रिलेशन है। अब इन चारों रिलेशन से हमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो ये 4 रिलेशन यहाँ पे आए, उनसे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू 4 अपने पास आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर n आइडेंटिकल यूनिट्स दे रखी है कॉन्फ़िगरेशन की कुछ, ईच कंसिस्टिंग ऑफ 3 लेयर्स, फर्स्ट लेयर इज इन अ कॉमन एयर, हाइट दे रखी है h/3, सेकेंड और थर्ड लेयर जो है वो इक्वल थिकनेस की है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, लाइट सोर्स O जो है वो प्लेस किया हुआ है टॉप ऑफ द फर्स्ट यूनिट एज शो इन द फिगर, अ रे ऑफ लाइट फ्रॉम O इज इंसिडेंट ऑन द सेकेंड लेयर ऑफ द फर्स्ट यूनिट, सेकेंड लेयर पहला एयर वाली यूनिट कंसीडर की हुई है, फिर सेकेंड लेयर पे बोल रखा है वहां पे 60 डिग्री पे इंसिडेंट हो रही है फ्रॉम नॉर्मल, specific value of n, the ray of light emerging from the bottom of the configuration as the distance L equals to 8/√3, तो वैल्यू ऑफ n बतानी है। तो फाइनली ये L डिस्टेंस है यहाँ पे इमिट कर रही है, तो ये L कितना आएगा वो कैलकुलेट करते हैं। तो अगर यहाँ पे एंगल थीटा है, यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं एंगल अल्फा, यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं बीटा, सेम एयर में जाएगा तो वापस थीटा पे जाएगी, उसी मीडियम में वापस रह जाएगी, तो फिर यहाँ पर फिर वही अल्फा बीटा गामा इस तरह से जाती जाएगी। तो पहले कॉन्फ़िगरेशन में थीटा से ये कैलकुलेट कर लेता है कि ये कितना डिस्टेंस पे गया, x1, तो x1 की वैल्यू tan थीटा tan 30 इक्वल्स टू हाइट x बाय बेस आएगा, तो यहां पर बेस टाइम्स tan थीटा आ जाएगा, ये x1। x2 दूसरे वाले के अंदर कितना जाएगा, तो x2 इसी तरह से आ जाएगा d tan अल्फा, x3 तीसरे मीडियम में ये डिस्टेंस भी d है, तो ये डिस्टेंस और आ जाएगी आगे d tan बीटा, ये आ गई। तो एक यूनिट से जब क्रॉस करेगा तो टोटल इतना डिस्टेंस ये ट्रेवल कर जाएगा। तो एक यूनिट से डिस्टेंस अल्फा बीटा गामा निकाल लेते हैं एक बार, अल्फा और बीटा। तो स्नेल्स लॉ लगाया यहां पर μ1 sin i 60 इक्वल्स टू μ2 दे रखा है √3/2 और इनटू साइन अल्फा, तो ये √3/2 था, वैल्यू रह जाएगी 1/√2 इक्वल्स टू साइन अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू 45 डिग्री है। नेक्स्ट वाली यूनिट के लिए फर्स्ट और लास्ट में स्नेल्स लॉ फिर से लगा सकते हैं, μ1 sin i इक्वल्स टू μ2 sin r, मतलब यहाँ पे बीटा, तो ये बीटा की वैल्यू आ जाएगी साइन बीटा हाफ, तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री। इसलिए फर्स्ट यूनिट से जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, टोटल डिस्टेंस फर्स्ट यूनिट से वो आ जाएगा h की वैल्यू 1/3 tan 60 √3 प्लस d की वैल्यू दे रखी है √3 - 1 अपॉन 2 tan अल्फा की वैल्यू 45 थी 1 प्लस d, फिर से यही वैल्यू है tan बीटा की वैल्यू है 30 की वजह से 1/√3, बाकी ये कॉमन है, ये वैल्यू आएगी। तो ये फर्स्ट यूनिट की वजह से इतना आ गया, ऐसे ही सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट, ऐसे n यूनिट में से अगर पास हो रहा है तो n टाइम्स इतना डिस्टेंस ये ट्रेवल कर जाएगा, वो हो गया 1/√3 प्लस ये √3 आया था 2√3 √3 - 1 √3 + 1 जो हो गया √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, तो ये 3 - 1 2 यहां पर आया था, ये आ गया। और ये n टाइम्स डिस्टेंस है, वो फाइनली l डिस्टेंस 8/√3 ट्रेवल कर रहा है, 8/√3, तो ये कैंसिल होने के बाद 2/√3 आया, तो n की वैल्यू यहां से 4 यहां पर आ जाएगी, तो n की वैल्यू 4 इस केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, एक चार्ज q है सराउंडेड बाय अ क्लोज सरफेस जिसमें इन्वर्टेड कोन दे रखा है और बेस रेडियस r का एक हेमिस्फेयर भी दे रखा है, दोनों की रेडियस r है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कोनिकल सरफेस से कितना पास होगा, तो इनके सेंटर पे अगर चार्ज रखा हुआ है तो इस चार्ज से जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाएंगी, उन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में से आधी लाइनें तो क्रॉस करेंगी हेमिस्फेयर को, आधी कोनिकल सेक्शन से।
तो किसी चार्ज से टोटल फ्लक्स हम बोलते हैं Q बाई एप्सिलॉन नॉट। एक चार्ज से टोटल फ्लक्स या टोटल क्लोज सरफेस से फ्लक्स Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये टोटल फ्लक्स दोनों में इक्वली डिवाइड हो रहा है, इसलिए कोनिकल सेक्शन से जो इस फ्लक्स पास होगा वो Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर पास होगा। और इसको 6 से कंपेयर करना है, n Q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, ये कैंसिल हो जाएगा तो ये वैल्यू आ जाएगी n की 3। तो ये 3 था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, एक फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल प्लेन है, एक बॉब मास 0.1 kg का अटैच किया हुआ है स्प्रिंग से, नेचुरल लेंथ दे रखी है L0, स्प्रिंग कांस्टेंट K1 दे रखा है, और जब लेंथ की स्प्रिंग की लेंथ L ग्रेटर देन L0 है तो उस वाली कंडीशन में, अच्छा उसके बाद L जब लेस देन L0 है तो उस वाली कंडीशन में स्प्रिंग कांस्टेंट अलग है, तो अलग अलग कंडीशन दे रखी है, नेचुरल लेंथ इतनी थी। तो इसका मतलब जब स्प्रिंग एक्सपेंशन वाली सिचुएशन में है तो K की वैल्यू इतनी कंसीडर करनी है, कंप्रेशन वाली सिचुएशन में इतना कंसीडर करना है। और रिलीज किया हुआ है 0.15 से, हुक्स लॉ वैलिड है। तो टाइम पीरियड बताना है इसके ऑसिलेशन का कितना होगा, इसके ऑसिलेशन का टाइम पीरियड। तो इसके ऑसिलेशन के टाइम पीरियड के लिए हम बोल सकते हैं कि ये जब नेचुरल लेंथ से इधर की तरफ ऑसिलेट करेगा, स्प्रिंग की लेंथ लेस देन L0 होगी, तो इस तरफ आधा ऑसिलेशन रहेगा पूरे का, बाकी आधा ऑसिलेशन रहेगा L ग्रेटर देन L0 के लिए। तो टोटल टाइम पीरियड बोल सकते हैं इधर वाले पार्ट का आधा टाइम पीरियड वो हो सकता है, वो हो जाएगा पाई रूट m बाई के, 2 पाई रूट m बाई के टोटल था, प्लस इधर वाले पार्ट का 2 पाई रूट m बाई K2। तो टोटल टाइम पीरियड आ जाएगा पाई रूट m की वैल्यू है 0.1 और 1 बाई रूट K1 की वैल्यू है 0.09009 का रूट, और प्लस 1 बाई रूट K2 की वैल्यू है 0.016 रूट में। ये 0.1 से ये एक जीरो इनका कैंसिल कर दो, तो t बराबर आ जाएगा पाई 1 बाय रूट 0.9 आ जाएगा 0.3, प्लस ये वैल्यू आ जाएगी 0.4। तो ये इसका टाइम पीरियड आ जाएगा। और इसमें t इक्वल्स टू n पाई बोला हुआ है, n की इंटीग्रल वैल्यू पूछी हुई है, तो ये इंटीग्रल वैल्यू n की यहां से आ जाएगी। तो n की इंटीग्रल वैल्यू आ गई यहां पर 6 के अराउंड। क्वेश्चन नंबर 8, एक ऑब्जेक्ट और एक कॉन्केव मिरर, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, दोनों मूव कर रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग, मिरर कांस्टेंट वेलोसिटी है, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वेलोसिटी 15 सेंटीमीटर पर सेकंड से मिरर के तरफ विथ रेस्पेक्ट टू लेबोरेटरी फ्रेम। डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट और मिरर दे रखा है किसी गिवन इंस्टेंट पे u, और u की वैल्यू 30 सेंटीमीटर, स्पीड ऑफ मिरर इज vm। इस तरह से है कि इंस्टेंटेनियसली रेस्ट में है इमेज लेबोरेटरी फ्रेम में, ऑब्जेक्ट रियल इमेज बना रहा है, यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ vm बताना है कितना है। तो इसकी वेलोसिटी हमें दे रखी है 15 मीटर पर सेकंड, 50 सेंटीमीटर पर सेकंड। ऑब्जेक्ट जब 30 सेंटीमीटर पर है उस टाइम पर इमेज की वेलोसिटी रेस्ट में लग रही है, ग्राउंड फ्रेम या लेबोरेटरी फ्रेम में। तो पहले ऑब्जेक्ट इमेज की पोजीशन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इक्वल्स टू 1 बाई एफ। तो 1 बाई वी आ जाएगा 1 बाई एफ, फोकल लेंथ है इसकी -10, और प्लस ये इधर आया -1 बाई यू, और यू की वैल्यू है -30, जो गया +30। एलसीएम 3 ले लेंगे तो ये आ जाएगा 1 बाई वी इक्वल्स टू -3 -2 बाई 30। तो v की वैल्यू आ जाएगी -15 सेंटीमीटर। v की वैल्यू -15, तो मैग्निफिकेशन आ जाएगा -v बाई यू, -15 माइनस +15 बाई ऑब्जेक्ट की पोजीशन -30, मैग्निफिकेशन -1/2। अब इमेज की वेलोसिटी कितनी है, तो उसके लिए इसी इक्वेशन को 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इक्वल्स टू 1 बाई एफ को डिफरेंशिएट कर दें। लेकिन ये मान के चल रहे हैं मिरर रेस्ट में है, मतलब विथ रेस्पेक्ट टू मिरर। इसको डिफरेंशिएट किया तो ये आ गया 1 बाई वी स्क्वायर डीवी बाई डी टी टाइम के रेस्पेक्ट में, -1 बाई यू स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन डी यू बाई डी टी, और फोकल लेंथ कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0। ये है इमेज की वेलोसिटी अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस, और ये आ जाएगा वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर माइनस साइन के साथ इधर लिया था, और ये है ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी। अब ये है विद रेस्पेक्ट टू मिरर, और रिलेटिव वेलोसिटी लिख सकता हूं वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ये टर्म लिखा हुआ है मैग्निफिकेशन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर रिलेटिव।
तो इमेज की वेलोसिटी रेस्ट में है 0 है, माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, मैग्निफिकेशन हाफ आया था उसका स्क्वायर 1/4 हो गया, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 15 सेंटीमीटर है और पॉजिटिव डायरेक्शन में प्लस वेलोसिटी ऑफ मिरर ये आ गया, तो ये आ जाएगा -4 vm और ये प्लस था उधर जाके ये भी माइनस होगा, vm इक्वल्स टू 15, तो vm की वैल्यू आ जाएगी -15 है, vm की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये मिरर की वेलोसिटी है, तो मिरर की वेलोसिटी आ जाएगी 3। नेक्स्ट सेक्शन 2 जिसमें 6 1 और मोर देन 1 करेक्ट क्वेश्चंस है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन एक फिगर दे रखा है, इनर शेडेड रीजन ए जिसकी रेडियस है 1 और इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज डेंसिटी जो है वो r के साथ वेरी हो रही है k/r, और यहाँ पर जो आउटर शेल है b उसकी चार्ज डेंसिटी वेरी हो रही है 2k/r से। सारी डायमेंशन ऐसा यूनिट के अंदर कंसीडर करनी है, डायमेंशन कंसीडर कर रहे हैं। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड 0 एवरीवेयर आउटसाइड बी एक ऑप्शन दे रखा है, दूसरा बोल रखा है पोटेंशियल जस्ट आउटसाइड बी, चार्ज कॉन्फ़िगरेशन टोटल और मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड बी बोला हुआ है। तो अगर हमें आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो उसमें भी टोटल चार्ज की जरूरत है, अगर हमें आउटसाइड पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो उसके लिए भी हमें टोटल चार्ज की जरूरत है। तो हमें टोटल चार्ज कैलकुलेट करना है, पहले इसके अंदर कितना है तो चार्ज कैलकुलेट करते हैं, पहले इस इनर पार्ट का चार्ज कैलकुलेट करते हैं। तो इनर पार्ट का चार्ज बोल सकता हूँ चार्ज डेंसिटी इनटू एक स्फेरिकल पार्ट, एक छोटे सा कैविटी स्फेरिकल शेल, उसका वॉल्यूम 4/r² dr, एक छोटा सा एक शेल कंसीडर किया, प्लस ये तो लिख देंगे 1 से RA तक, प्लस RA से RB तक वो दूसरे पार्ट की डेंसिटी 4/r² dr। अब r रो a की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर kr, इसकी 2k/r, तो kr 4π कांस्टेंट है, r का मल्टीप्लाई करेंगे r³ आएगा, इंटीग्रेशन r⁴/4 आ जाएगा पहले पार्ट में 1 to RA, प्लस इसमें b की डेंसिटी दे रखी है 2k/r करेंगे, 4π तो कांस्टेंट है, एक r बच जाएगा जिसका इंटीग्रेशन हो जाएगा r²/2 और इसकी रेंज है RA से RB तक। तो इससे टोटल चार्ज की वैल्यू आ गई, RA की वैल्यू 1 दे रखी है रेडियस की, ये 0 से है, सॉरी 0 से RA तक इसकी रेडियस दे रखी है 1, तो ये आ जाएगा k π प्लस यहां पर 2 कैंसिल होने के बाद 4πk RB स्क्वायर माइनस RA² जो 1 है, तो यहां से टोटल चार्ज की वैल्यू आ गई 4πk, पाई के कॉमन ले लो तो ये है 4RB² और 4 - 1 3 माइनस का ये चार्ज आया। अब चार्ज की अलग अलग वैल्यूज दे रखी है, पहले रेडियस बोल रखी है √3/2, फिर 3/2 2, तो वैल्यूज निकाल लेते हैं। 3/2 के √3/2 के करस्पॉन्डिंग चार्ज की वैल्यू, तो √3/2 अगर लेंगे इसको तो √3/2 हो जाएगा 3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3/2 -3, तो ये आ जाएगा 6 - 3 3πk के बराबर चार्ज पहले पार्ट में। सेकेंड पार्ट में इसकी वैल्यू दे रखी है 3/2, तो 3/2 रखेंगे, 3/2 में आ जाएगा 9/4, 9 - 6 3 6 आ जाएगा। Q3 के करस्पॉन्डिंग इसकी वैल्यू दे रखी है 2 अगर कंसीडर करेंगे तो आ जाएगा 4 16 - 3 16 - 3 आ गया 13πk के बराबर। Q4 में इसकी 5/2 दे रखी है वैल्यू, 5/2 रखेंगे तो 25/4 4 कैंसिल हो जाएगा, 25 - 3 22πk ये चार्जेस। अब पहले ऑप्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा हुआ है, आउटसाइड तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा kq/r², q की वैल्यू फाइनाइट है, 0 नहीं आएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। पोटेंशियल जस्ट आउटसाइड b k/ε0, तो जस्ट आउटसाइड r की वैल्यू 3/2 ली हुई है, तो 3/2 पर पोटेंशियल आ जाएगा k मतलब q अपॉन 4πε0 r की वैल्यू है 3/2, तो इससे ये वैल्यू 4 टाइम्स 4 कैंसिल हो जाएगा ये, तो k/ε0 इसकी वैल्यू आ जाएगी, तो k/ε0 ये ऑप्शन
पोटेंशियल का हो जाएगा, इसमें सेकंड करेक्ट हो जाएगा। थर्ड में टोटल चार्ज पूछा हुआ है तो टोटल चार्ज 15 जबकि 13 के आ रहा है, गलत है। और फोर्थ ऑप्शन में बोल रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड 13 पाई के बाई एप्सिलॉन नॉट है। 5/3 अगर आउटसाइड पॉइंट ले रखा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और वैल्यू थी इसकी आर की वैल्यू 25 का स्क्वायर 25/4, तो ये वैल्यू इसके बराबर नहीं आएगी, ये जो ऑप्शन दे रखा था 13 पाई के बाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये इनकरेक्ट है, केवल सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में सर्किट 1 और सर्किट 2 में कुछ रेजिस्टेंस R1 R2 R3 दे रखे हैं। P1 P2 पावर डिसिपेटेड सर्किट 1 एंड 2 स्विच जब S1 और S2 ओपन है उस कंडीशन में, और Q1 Q2 जब सर्किट में स्विच S1 और S2 क्लोज है। पावर के लिए पहले एक बार इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। ये रेजिस्टेंस दे रखा है 2, 3, 1 की वैल्यू है R1 की 1, तो ये आ गया रेजिस्टेंस हाफ, और ये है 1, तो ये इक्विवेलेंट हो गया था 5 और हाफ आ गया पैरेलल में R1 R2 बाय R1 प्लस R2, तो ये आ गया 5/10 11, ये रेजिस्टेंस ये था 11। अगर ये केवल है और इसमें साथ में R1 साथ में है आएगा तो इक्विवेलेंट हो जाएगा 5/11 प्लस 1, 11 प्लस 5 16/11 ओम रेजिस्टेंस ये। जब स्विच S1 ओपन है तो ये रेजिस्टेंस हुआ, ये करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस कंडीशन P, और ये रेजिस्टेंस करस्पॉन्डिंग कंडीशन Q जब स्विच क्लोज है, वो बोल रखा था। अब ऐसे इसमें कैलकुलेट कर लेते हैं तो R1 की वैल्यू 1, R2 की वैल्यू है 2, R3 की वैल्यू है 3, और ये 2R3 हो गया यहाँ पर 6। तो पहले इनका इक्विवेलेंट, तीनों का इक्विवेलेंट आ रहा था 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3, तो एलसीएम लिया अपन ने 6, 3, 2, तो ये आ गया 6 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 6/6 7 8 9 10 11, ये रेजिस्टेंस आया इक्विवेलेंट। जब इस वाली कंडीशन की बात करें, जब स्विच ओपन है, और स्विच ओपन वाली कंडीशन अपन ने पी के करस्पॉन्डिंग ली हुई है। फिर ये रेजिस्टेंस और पैरेलल में आ जाएगा, तो एक और रेजिस्टेंस ऐड करना है 1/6 और ऐड करना है इसमें, 1/6 ऐड करेंगे, एलसीएम 6, 1 और ऐड होगा तो 12 आ जाएगा, तो 6/12 मींस 1/2 रेजिस्टेंस है जब कंडीशन Q बोल रखी है। ये इनके रेजिस्टेंसेस आ गए, और 6/12 ही रहने देते हैं इसमें। अब पूछा हुआ है व्हेन वोल्टेज सोर्स 6 वोल्ट इज कनेक्टेड अक्रॉस A एंड B इन बोथ सर्किट P1 लेस देन P2। P1 कंडीशन बोल रखी है जब स्विच ओपन थे, मतलब ये P1 वाली कंडीशन है। अब वोल्टेज बोल रखा है इसमें, तो वोल्टेज बोल रखा है तो पावर कैलकुलेट करेंगे P = V²/R, तो रेजिस्टेंस की इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो जो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसमें पावर लॉस कम होगा, तो ये रेजिस्टेंस ज्यादा ये कम, तो इसमें पावर लॉस पहले सर्किट में वो कम आएगी एज कंपेयर टू पावर लॉस इन सेकंड सर्किट। और जब करंट सोर्स कनेक्टेड है उस वाली कंडीशन में तो पावर लिखेंगे I²R से, रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल लिखेंगे तो इनवर्सली आ जाएगा, अपोजिट रिलेशन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा। फिर वोल्टेज 6 वोल्ट कनेक्टेड है तो Q1 और P1 को कंपेयर किया हुआ है, तो Q1 और P1 वोल्टेज से कंपेयर कर रहे हैं, तो जिसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसमें पावर कम लॉस होगा, तो ये पावर Q में ज्यादा होगा एज कंपेयर टू P। फिर दोनों में जब करंट सोर्स कनेक्टेड है रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल कंपेयर करेंगे, इस वाली कंडीशन Q और इस वाली कंडीशन Q को, तो ये है हाफ, जबकि ये वैल्यू हाफ से कम है, तो उसके करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो इसमें पावर कम इसमें पावर ज्यादा आ जाएगी, तो इसके करस्पॉन्डिंग ऑप्शंस अपने करेक्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड हो जाएंगे, फोर्थ वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, a bubble have surface tension S, the ideal gas inside the bubble have ratio of specific heat gamma equals to 5/3, the bubble is exposed to the atmosphere and it always retain its spherical shape when the atmospheric pressure is P1A, तो बबल की रेडियस R1 टेम्परेचर है T1, जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर है PA2 रेडियस ऑफ द बबल एंड टेम्परेचर R2 और T2 बोल रखे हैं, तो इसके अंदर परफेक्टली हीट इंसुलेटिंग अगर है तो उस केस में रेडियस का रेशियो, और परफेक्टली हीट कंडक्टिंग है तो रेडियस का रेशियो, और परफेक्टली हीट इंसुलेटिंग है तो टेम्परेचर का रेशियो इसके अंदर पूछा हुआ है। तो परफेक्टली हीट इंसुलेटिंग मतलब एडियाबैटिक प्रोसेस,
कंसीडर करेंगे जो एक्सपेंशन होगा, और परफेक्टली हीट कंडक्टिंग है तो उसमें आइसोथर्मल बोलेंगे, टेम्परेचर कांस्टेंट कंसीडर करेंगे। तो कंडीशन कैलकुलेट करते हैं। पहले और बाद में मैं बोल सकता हूं कि अगर एडियाबेटिक है तो रेडियस के लिए मैं लिख सकता हूं पहले का प्रेशर, तो बबल के इनसाइड प्रेशर होगा P प्लस 40/R, आउटसाइड प्रेशर प्लस 40/R एक्सेस प्रेशर, इनटू वॉल्यूम 4/3 पाई R क्यूब, रेज़ टू पावर गामा जो दे रखा है 5/3। तो प्रेशर इनटू वॉल्यूम पहले, बाद का प्रेशर इनटू वॉल्यूम, बाद का P2, ये P1, रेडियस इसकी पहले की R1 प्लस 4T/R2 और वॉल्यूम हो गया 4/3 पाई R2 क्यूब पावर 5/3। तो रिलेट करेंगे यहां से, तो P1 प्लस 4T/R1 बाय P2 प्लस 4T/R2 और 4/3 पाई R कैंसिल कर दोगे तो इधर क्यूब कैंसिल होने के बाद आ जाएगा R1 रेज़ टू पावर R2 रेज़ टू पावर 5 बाय R1 रेज़ टू पावर 5। ये रेशियो आ जाएगा प्रेशर का, रेडियस का। फिर अगर बाद में आइसोथर्मल है तो आइसोथर्मल में गामा नहीं रहेगा, रहेगा ये रिलेशन, तो उसमें आ जाएगा P1 प्लस 4T/R1 अपॉन P2 प्लस 4T/R2। ये रेशियो आ जाएगा यहां पर R2 क्यूब, गामा नहीं रहेगा, P1 V1 बराबर P2 V2 लिखोगे तो R2 क्यूब बाई R1 क्यूब आ जाएगा। फिर इसी के अंदर अगर टेम्परेचर का रिलेशन पूछा हुआ है तो लिख सकते हैं प्रेशर P 1 माइनस गामा T रेज़ टू पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो P2 T2 रेज़ टू पावर 1 माइनस गामा और गामा। तो रिलेशन आ जाएगा P1 बाई P2 इक्वल्स टू T2 बाई T1 रेशियो पावर गामा अपॉन 1 माइनस गामा, गामा की वैल्यू 5/3 है, तो P1 बाई P2 इक्वल्स टू T2 बाई T1 और गामा की वैल्यू 5/3 और नीचे 1 माइनस 5/3 लिखोगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस 5/3, 2/3 माइनस का 3 कैंसिल हो जाएगा, बाई 2 आएगा, नेगेटिव आएगा तो T1 बाई T2 उल्टा लिख सकते हो ये रिलेशन, और P1 P2 इसी तरह का रहेगा। तो अब इसके अकॉर्डिंग ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा था कि R1 बाई R2 की पावर 5 और 2s बाई R दे रखा है, जबकि इसके अंदर 4s बाई R होता है, तो पहला इनकरेक्ट है। दूसरा परफेक्टली इंसुलेटिंग है तो टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ द बबल एक्सपेंड हो रहा है तो वर्क भी हो रहा है। टोटल इंटरनल एनर्जी सिस्टम की कांस्टेंट नहीं बोल सकते, वेरिएबल है, डज नॉट चेंज बोल रखा था। थर्ड में अगर हीट कंडक्टिंग है तो उस वाली कंडीशन में रेडियस का रेशियो R1 बाई R2, तो R1 बाई R2 का रेशियो आया इसमें R1 बाई R2 P2 बाई P1 आ जाएगा और पावर 3 रहेगा, तो ये करेक्ट है, ये करेक्ट हो जाएगा थर्ड। और परफेक्टली हीट इंसुलेटिंग है तो T2 बाई T1 इनका रेशियो T2 बाई T1 का रेशियो P2 बाई P1 के पावर 5/2 के रेशियो में, तो ये 5/2 के रेशियो में ये भी करेक्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट इनकरेक्ट है, सेकेंड इनकरेक्ट है, थर्ड और फोर्थ अपने करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, डिस्क की रेडियस R दे रखी है, यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी सिग्मा XY प्लेन में रखा हुआ है, सेंटर ओरिजिन पे है, कोलम्बिक पोटेंशियल अलोंग द Z एक्सिस दे रखा है कुछ इक्वेशन की फॉर्म में, पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज Q प्लेस किया हुआ है इनिशियली रेस्ट में, Z एक्सिस पे Z बराबर Z0 जो पॉजिटिव है, तो यहां पर XY प्लेन में तो डिस्क रखी हुई है और Z एक्सिस इधर की ओर कंसीडर कर ले तो यहां पर पॉजिटिव Z एक्सिस पे Z0 पर पार्टिकल को रिलीज कर दिया है यहां से, और पार्टिकल पे एक वर्टिकल फोर्स और लग रहा है -CK, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में रखा हुआ था, फोर्स इस तरफ लग रहा है, इस पे CK फोर्स और लगा इस पे, और बीटा एक कांस्टेंट कंसीडर किया हुआ है, तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो इसमें बोल रखा है पार्टिकल रीच एट ओरिजिन, पार्टिकल रीच एट ओरिजिन, पार्टिकल रिटर्न बैक टू दिस पोजीशन, पार्टिकल ऑलवेज रीच एट ओरिजिन बोल रखा है। तो कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं पार्टिकल को ओरिजिन तक पहुंचाने के लिए बोल रखा है, तो यहां से रिलीज किया इनिशियल काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी इसकी 0 है, तो अगर 0 है तो यहां से यहां तक पहुंचाने के लिए बोलते हैं कि अगर वेलोसिटी यहां पे 0 या 0 से ग्रेटर है पार्टिकल यहां तक पहुंच जाएगा, ये वाली कंडीशन। तो चेक करते हैं, तो इसके पास जब पार्टिकल यहां से रिलीज किया और ओरिजिन तक अगर इसको पहुंचना है, शुरुआत की वेलोसिटी 0 ले ली, यहां पे कुछ ना कुछ वेलोसिटी होनी चाहिए 0 या 0 से ग्रेटर, तो वर्क डन बाय फोर्स, कांस्टेंट फोर्स जो दे रखा है CK वो इसी की तरफ है, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ये वर्क आ गया इसका, इस डायरेक्शन में Z0 से नीचे आया था।
प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क डन बोल सकता हूं माइनस टाइम्स चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगी चेंज इन पोटेंशियल फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। फाइनल पोटेंशियल मतलब z बराबर 0 पर, तो z बराबर 0 पर पोटेंशियल की वैल्यू हो जाएगी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। z की वैल्यू 0 तो r फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, माइनस z बोल रखा था प्लस z या माइनस z यहाँ पे रहने दो। ये है चेंज इन पोटेंशियल इनटू चार्ज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और ये वैल्यू ग्रेटर देन पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 होना चाहिए ताकि चार्ज पार्टिकल ओरिजिन तक पहुंच सके उस कंडीशन के लिए। अब यहाँ पर c की वैल्यू भी गिवन है कुछ बीटा की फॉर्म में। c की वैल्यू गिवन है बीटा 2c बाई एप्सिलॉन नॉट, तो बीटा q सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये c की वैल्यू हो गई। तो एक बीटा टर्म एक्स्ट्रा है और एक बाकी सारे टर्म वैसे के वैसे ही है इसमें। तो इसमें c की वैल्यू बोल सकते हैं सिग्मा q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट बीटा। अब बीटा के अलावा बाकी सारी चीजें कॉमन है सभी के अंदर, q भी है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट भी है, तो यहाँ पे है बीटा z माइनस, यहाँ पे वैल्यू है r, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया है रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस z स्क्वायर है, और ये माइनस माइनस प्लस था एक और माइनस, तो माइनस z है, ये ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। तो ये फाइनली कंडीशन आ गई, और ये पॉजिटिव टर्म है ही, तो केवल इस टर्म को हम देखेंगे कि बीटा z माइनस r प्लस रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, ये टर्म ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। तो अगर ये टर्म ग्रेटर देन 0 होगी तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्टिकल ओरिजिन पे पहुंच जाएगा। तो हमें बीटा की वैल्यू दे रखी है, z नॉट की वैल्यू दे रखी है, बीटा की वैल्यू दे रखी है, और ये z नॉट ही था, पार्टिकल ओरिजिन से पास हो रहा था, तो ये z नॉट की वैल्यू गिवन है। तो इसके बेसिस पे हम इनको चेक कर सकते हैं। तो अगर ये वैल्यूज पॉजिटिव आएंगी तो पार्टिकल ओरिजिन तक पहुंचेगा, और वापस रिटर्न होने का मतलब पार्टिकल नीचे की ओर आ रहा है तो वापस रिटर्न होगा इस वाली पोजीशन पे। तो ये कंडीशंस अगर चेक करेंगे वैल्यूज पुट करके, तो फर्स्ट थर्ड और फोर्थ मींस पार्टिकल जो है ओरिजिन पे पहुंचेगा इस कंडीशन में, थर्ड वापस रिटर्न होगा, नीचे आया तो वापस ऊपर जाएगा, इस वाली कंडीशन में ओरिजिन पे नहीं पहुंच रहा है, इस कंडीशन में पहुंच रहा है, तो फर्स्ट थर्ड फोर्थ इसके करस्पॉन्डिंग हो जाएंगे, वैल्यूज पुट करके चेक करनी है। 13 एक डबल स्लिट सेटअप दे रखा है डायग्राम में। ऑन द स्लिट मीडियम 2 ऑफ ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2, स्लिट जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 के मीडियम में है। द अदर स्लिट इज एट द इंटरफेस ऑफ द मीडियम विथ अनदर मीडियम 1 ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1. The line joining of the slit is perpendicular to that interface and the distance between the slits is d. तो ये डिस्टेंस दे रखी है, और the slit width are much smaller than d, ये width कम है। Monochromatic parallel beam of light is incident on the slit from the medium 1. ये light monochromatic parallel beam incident हो रही है medium 1 से। Detector is placed in medium 2 at a large distance from the slit and at an angle theta from the line joining of them. तो इनसे large distance पे और थीटा एंगल पे रखा हुआ है। थीटा इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ द बीम, तो ये जो बीम आ रही है इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ही ये दे रखा है, तो ये बीम इसी तरह से इसके पैरेलल फाइनली निकल जाएगी। तो पैरेलल रेज कंसीडर करनी है, और स्लिट जो है रिसीव्ड बाय फ्रॉम द स्लिट रिसीविंग बाय द डिटेक्टर, ये पैरेलल अप्रोक्सीमेट कंसीडर कर रहे थे। फेज डिफरेंस बिटवीन टू रेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ डी, फेज डिफरेंस इंडिपेंडेंट आना चाहिए, ये ऑप्शन दे रखा है। और टू रेज इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव एट द डिटेक्टर, फेज डिफरेंस बिटवीन द रेज एंड बट डिपेंड कर रहा है N1 पे, N2 पे डिपेंड नहीं कर रहा। फेज डिफरेंस बिटवीन टू रेज वैनिश ओनली फॉर सर्टेन वैल्यू ऑफ डी एंड एंगल थीटा। कुल मिला के ये बोल रखा है कि यहां से पैरेलल रे इंसिडेंट हुई पहले मीडियम से, दूसरे मीडियम में रिफ्रैक्ट हुई, रिफ्रैक्टिंग एंगल थीटा ही बोल रखा है इसका, और रिफ्रैक्ट होकर इस डिटेक्टर के बाद स्लिट में से पास होते हुए जा रही है। तो बोल रखा है कि फेज डिफरेंस किस तरह से होगा। तो देखें, जब हम हाइगन्स प्रिंसिपल देखते हैं तो उसमें पैरेलल रेज मतलब प्लेनर वेव फ्रंट, और जब ये रेज रिफ्रैक्ट होगी तो ये इनका प्लेनर वेव फ्रंट हो गया। वेव फ्रंट का मतलब सारे पार्टिकल सेम फेज में है। तो जब ये यहाँ पे सेम फेज में थे, यहाँ पे भी सेम फेज में है, तो आगे की ओर ट्रेवल करते जाएंगे। तो ये जो वेव इस तरह से ट्रेवल करते हुए यहाँ तक पहुंच रही है और ये एंड वाली रेज पहुंच रही है, तो ये दोनों रेज के जो पॉइंट्स है,
यहाँ पे सेम फेज में, यहाँ पे डिटेक्टर के पास पहुंचते टाइम पर भी सेम फेज में होंगे। तो इनके बीच में फेज डिफरेंस कुछ नहीं है, इंडिपेंडेंट है डी से बाकी सब चीजों से। तो फेज डिफरेंस इनके बीच में 0 है। तो पहला ऑप्शन बोल रखा था फेज डिफरेंस इंडिपेंडेंट ऑफ डी है। फेज डिफरेंस 0 है तो कंसेक्टिव इंटरफेरेंस होगा। फिर n1 पे डिपेंड कर रहा है, n2 पे डिपेंड नहीं कर रहा तो गलत है ये। और फेज डिफरेंस कुछ डी की वैल्यू पे डिपेंड करेगा, नहीं डिपेंड करेगा। तो हाइगन्स प्रिंसिपल से डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ये सारे पार्टिकल सेम फेज में है, तो इसलिए ये जो वेव्स पहुंच रही है दोनों एंड से, उनके बीच में कंसेक्टिव इंटरफेरेंस होगा, फेज डिफरेंस 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में एक पीवी डायग्राम दे रखा है मोनोटोमिक गैस का, गामा दे रखा है इसका। फर्स्ट कंप्रेस एडियाबेटिकली ए से बी तक एडियाबेटिक कंप्रेशन बोल रखा है। देन एक्सपेंड आइसोथर्मली फ्रॉम बी टू सी, बाद में आइसोथर्मली एक्सपेंड हुआ बी टू सी में। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो एक्चुअल में यहां पर ये जो ग्राफ दे रखा है, अगर आइसोथर्मल है, पीवी ग्राफ है, तो आइसोथर्मल ग्राफ कुछ इस तरह से रहेगा। तो ये इसमें गड़बड़ है क्वेश्चन में। अब इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन पूछा हुआ है C2 B2 A, तो अलग अलग में देखें, B से जब A से B जाएगा तो प्रोसेस है एडियाबेटिक प्रोसेस का वर्क डन बोल सकते हैं -NCV डेल्टा T के बराबर। और गामा की वैल्यू दे रखी है, इसको लिख सकते हैं R अपॉन गामा -1 NR डेल्टा T अपॉन गामा -1 माइनस का। तो ये वैल्यू हो जाएगी NR डेल्टा T को लिख सकते हो P2 V2 माइनस P1 V1, माइनस बाहर है, और गामा -1 हो जाएगा, गामा की वैल्यू गिवन है तो गामा -1 ही रहने देते हैं। तो प्रेशर और वॉल्यूम यहाँ पे दे रखा है, प्रेशर दे रखा है इनका फर्स्ट और लास्ट का, वॉल्यूम इनिशियली दे रखा है, तो PV रेज़ टू पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट से ये वॉल्यूम रिलेट कर सकते हैं कि ये वॉल्यूम कितना आएगा। तो इस तरह से इसमें वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर दूसरा प्रोसेस जो B2C वाला है, इसमें वर्क डन आ जाएगा nRT log T2 बाय V2 बाय V1। या हमें प्रेशर दे रखा है तो प्रेशर के बेसिस पे, वॉल्यूम के बेसिस पे V2 बाई V1 लिख देंगे, और nRT को लिख सकता हूं P1 V1 या P2 V2 log V2 बाई V1। इस तरह से हम इसके अंदर वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं आइसोथर्मल में। और इस वाले में वॉल्यूम कांस्टेंट है तो इस वाले प्रोसेस में वर्क डन 0 आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसके वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि ग्राफ में गड़बड़ है, तो उसके बेसिस पे क्वेश्चन जो था बोनस था। सेक्शन 3 जिसमें 4 क्वेश्चन है, सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन एक फ्लैट सरफेस थिन यूनिफॉर्म डिस्क A है, रेडियस R है, ग्लू की हुई है हॉरिजॉन्टल टेबल पे। दूसरी थिन यूनिफॉर्म डिस्क B, मास M और सेम रेडियस है R, रोल हो रही है बिना स्लिप हुए सरकमफेरेंस A पे। फ्लैट सरफेस B का हमेशा टेबल पे लाई कर रहा है, सेंटर ऑफ मास B, फिक्स एंगुलर स्पीड ओमेगा से रोटेट कर रहा है, वर्टिकल एक्सिस पासेस थ्रू A। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ B पूछा हुआ है, तो इसके खुद के एक्सिस के अबाउट, सेंटर ऑफ मास के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी कुछ ओमेगा नॉट अगर कंसीडर कर ले, और सेंटर की वेलोसिटी अगर v कंसीडर कर ले, तो ये वाला पॉइंट स्लिप नहीं हो रहा है, प्योर रोलिंग है, तो इसकी वेलोसिटी इधर ओमेगा r इधर v, तो v इक्वल्स टू ओमेगा r, ये रिलेशन। लेकिन इसका जो सेंटर है उसकी एंगुलर वेलोसिटी बोली हुई है इसके अराउंड, तो सेंटर की वेलोसिटी इसके अराउंड, ओमेगा अगर एंगुलर वेलोसिटी बोल रखी है तो v इक्वल्स टू हो जाएगा ओमेगा और 2r। इसलिए v की वैल्यू तो ये, v की वैल्यू ये हो जाएगी, और ओमेगा की वैल्यू जो रहेगी वो 2 ओमेगा के बराबर यहां से आ जाएगी। इसलिए जब एंगुलर मोमेंटम लिखेंगे इसका, तो एंगुलर मोमेंटम हो गया m I ओमेगा, सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेशन की वजह से, प्लस r क्रॉस p, p लीनियर मोमेंटम सेंटर ऑफ मास का। तो ये आ जाएगा I डिस्क है 2 बाई डिस्क है हाफ mr स्क्वायर इंटू ओमेगा की वैल्यू 2 ओमेगा, प्लस r इसकी पोजीशन है सेंटर ऑफ मास से 2r पे, और लीनियर मोमेंटम हो गया m इंटू v, v की वैल्यू है यहां पर 2 ओमेगा r के बराबर। तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, m r स्क्वायर ओमेगा ये है 4 टाइम्स ये है, टोटल 5 m r स्क्वायर ओमेगा आ जाएगा। तो सेकेंड आंसर इसके करस्पॉन्डिंग करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, लाइट गिवन वेवलेंथ की इंसिडेंट हो रही है एक मेटालिक सरफेस पे, मिनिमम पोटेंशियल स्टॉप करने के लिए 6 वोल्ट है। तो लाइट किसी वेवलेंथ लैम्डा की इंसिडेंट हुई, ये लाइट में से कुछ इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए वर्क फंक्शन
प्लस बाकी उसके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, उसको रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल EV0। ये रिलेशन है आइंस्टाइन इक्वेशन। अब पोटेंशियल ड्रॉप टू 0.6 वोल्ट, अनदर सोर्स जो वेवलेंथ है 4 टाइम्स देन फर्स्ट वन, तो वेवलेंथ जो है दूसरे वाले की 4 टाइम्स हो गई, तो hc/4 लैम्डा इक्वल्स टू 5 प्लस EV0, वही सरफेस है, और EV0 स्टॉपिंग पोटेंशियल इस बार है 0.6 पहले वाले की, और पहले वाला था 6 वोल्ट, अब हो गया 0.6। ये दो रिलेशन है, और इन दोनों रिलेशन से हमें वेवलेंथ, लैम्डा और वर्क फंक्शन पूछा हुआ है। तो ये दो इक्वेशन है जिसमें hc/E की वैल्यू ये कंसीडर करनी है, तो इससे इनकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो कैलकुलेशन है वही कैलकुलेशन है यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड, और इन दोनों कैलकुलेशन से लैम्डा की वैल्यू और वर्क फंक्शन की वैल्यू ये आ जाएगी। तो 1.2 वर्क फंक्शन, 1.72, 1.2 और 1.72, फर्स्ट आंसर 16 का करेक्ट हो जाएगा। 17 में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एक वायर का मेजर कर रहे हैं स्क्रू गेज की हेल्प से, जिसका पिच दे रखा है, पिच ऑफ द मेन स्केल is 0.5 mm. The circular scale have 100 division, and for one full rotation on the circular scale the main scale shifted by 2 division. तो रीडिंग कितनी है, रीडिंग दे रखी है, उसके करस्पॉन्डिंग बताना है। तो पिच ऑफ द मेन स्केल इज 0.5 mm, मीन्स मेन स्केल का लीस्ट काउंट जो है, लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल, वो हमें 0.5 mm दे रखा है। फिर एक पूरे राउंड में 2 मेन स्केल डिवीजन जो है वो शिफ्ट हो रहा है फुल रोटेशन पे, तो फुल रोटेशन पे 2 मेन स्केल डिवीजन शिफ्ट हो रहा है, मतलब पिच ऑफ सर्कुलर स्केल वो हो जाएगा 2 डिवीजन के बराबर, मींस 1 mm, और उस 1 mm में टोटल 100 डिवीजन है, तो ये लीस्ट काउंट आ जाएगा वर्नियर सर्कुलर स्केल का, लीस्ट काउंट ऑफ सर्कुलर स्केल ये आ जाएगा। अब लीस्ट काउंट मेन स्केल का आ चुका है, सर्कुलर स्केल का आ चुका है। अब बता रखा है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं रखा हुआ है तो 0 डिवीजन मेन स्केल के, 4 डिवीजन सर्कुलर स्केल के हैं। तो मेन स्केल के 0, 4 डिवीजन सर्कुलर स्केल के, तो 4 इंटू लीस्ट काउंट इसका मल्टीप्लाई करेंगे 0.01, तो ये रीडिंग आ जाएगी 0 एरर 0.04 mm। ऐसे ही जब वायर के साथ पहला अटेम्प्ट कर रहे हैं तो 4 डिवीजन और 20 डिवीजन इसके आ रहे हैं, 4 डिवीजन मींस 2 mm, 4 इंटू लीस्ट काउंट, प्लस सर्कुलर स्केल का डिवीजन है 20 इंटू लीस्ट काउंट उसका 0.01, तो ये रीडिंग हो जाएगी 2.20 mm। फिर दूसरी बार डिवीजन 4 है, रीडिंग आ जाएगी 2 mm, और ये लीस्ट काउंट 16 है, तो 2.16 डिवीजन इसके, ये रीडिंग आ जाएगी बाद में। तो इस तरह से ये वैल्यूज आ जाएंगी, 0 एरर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसके करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू आ जाएगी 2.16 mm, और इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2.12 mm ये वैल्यू आएगी। अब इनसे एवरेज वैल्यू लेंगे तो रेडियस या डायमीटर इसका आ जाएगा, इन दोनों का एवरेज वैल्यू 2.14, तो 2.14, लेकिन क्या है कि यहाँ पर मेन स्केल का पिच बोला हुआ है, तो उसकी वजह से इसमें एरर है। तो ये क्वेश्चन जो था बोनस था यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड बी। वो जो है यहाँ पर ये सेंटर दे रखा है, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड पूछा हुआ है कितना है इनकी वजह से। तो इस वायर सेगमेंट की वजह से जो यहाँ पर एक तरफ 0 एंगल और दूसरी तरफ L/2, ये 45 डिग्री एंगल हो जाएगा। फिर तो ये सेगमेंट यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड आएगा इसकी वजह से μ0I/4πr परपेंडिकुलर डिस्टेंस L, और साइन अल्फा, एक तरफ का एंगल 45, दूसरी तरफ का एंगल 0। तो इस सेगमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड μ0I/√2 4√2 πl आ जाएगा। और डायरेक्शन देखेंगे राइट हैंड थंब रूल से, इनसाइड यहां पर -k। सर्कुलर आर्क की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ये भी इनसाइड आएगा, इस आर्क की वजह से भी इनसाइड, इसका मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा μ0I पूरे का होता है 2r, आधा हो गया तो बाई 4r, और इसकी रेडियस है L/2, ये भी इनसाइड है। इस पार्ट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड μ0I/4r, इसकी रेडियस है L/4, ये भी इनसाइड आएगा। इस वायर की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड 0। तो अब सभी की वजह से सेम डायरेक्शन है, तो ऐड करेंगे, नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा, और नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इन सब के एडिशन पर जो आ रही है वो थर्ड ऑप्शन
मीन्स ये नेट मैग्नेटिक फील्ड यहां पर इसके सेंटर पे हो जाएगा। तो इसी के साथ जेईई 2022 का पेपर 2 का डिस्कशन कंप्लीट होता है। थैंक यू।